हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नौजवान भारत अकेडमी पर। तो आज हम रीजनिंग का टॉपिक डाइस करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है डाइस। डाइस को हम क्यूब भी बोल सकते हैं। और एक क्यूब क्या होता है? जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीज सेम हो। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक डाइस के 6 फेसेस, 12 एजेस और 8 वर्टाइसिस होते हैं। वर्टाइसिस को हम कॉर्नर भी बोल सकते हैं। एक डाइस के 6 फेसेस, 12 एजेस और 8 वर्टाइसिस होते हैं। तो आइए हम एक डाइस बना लेते हैं। 12 एजेस, एजेस का मतलब होता है किनारे। तो ये हमने जो लाइन बनाई है ये एक एज है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। 4 एजेस हमारे हो गए, 4 ये हो गए, 8, 9, 10, 11 और 12। तो इस तरह हमारे डाइस के 12 एजेस होते हैं। तो ये लाइन वाले किनारे होते हैं। और एक डाइस के 6 फेसेस होते हैं। एक फेस ये जो सामने वाला हमें दिख रहा है, एक जो इसके बैक में है, एक ऊपर वाला फेस, एक नीचे वाला फेस और 2 फेसेस साइड के। और एक डाइस के 8 कॉर्नर्स होते हैं। 8 कॉर्नर्स होते हैं। जिन पॉइंट से 3 लाइनें निकलती है वो हमारे कॉर्नर्स होते हैं। और एक डाइस के टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो सबसे पहले इसके बाद हम बात करते हैं डाइस के टाइप्स की। डाइस 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हम हिंदी में मानक पासा बोलते हैं। और दूसरा होता है जनरल डाइस, जिसको हम हिंदी में साधारण पासा या फिर नॉर्मल डाइस भी बोल देते हैं। तो स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? जिस डाइस से हम अपने घर पर लूडो खेलते हैं वो एक स्टैंडर्ड डाइस होता है। उसमें क्या होता है, हमेशा जब भी हम कोई लूडो लेके आएंगे और उसका डाइस देखेंगे तो 6 का अपोजिट फेस हमेशा 1 होगा, 4 का अपोजिट फेस हमेशा 3 होगा और 5 का अपोजिट फेस हमेशा 2 होगा। इसका मतलब क्या है, जो अपोजिट फेसेस हैं उनका अगर हम सम करें तो उनका टोटल 7 आएगा। लेकिन एक जनरल या नॉर्मल डाइस में ऐसा नहीं होगा, उसमें अपोजिट फेसेस का सम 7 नहीं आएगा। तो हमसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एक स्टैंडर्ड डाइस है और कौन सा एक जनरल डाइस है। तो आइए हम कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं यहाँ पे और उनमें से पहचानते हैं कि कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है और कौन सा एक जनरल डाइस है। तो हमने यहाँ पर 2 एग्जांपल्स लिख लिए हैं। हमने यहाँ पर 2 एग्जांपल्स लिख लिए हैं। तो पहले एग्जांपल में हम देखते हैं कि 4 के अपोजिट, एक स्टैंडर्ड डाइस के अंदर 4 के अपोजिट 3 होता है, लेकिन हमें यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है। हमें एक बार में डाइस के 3 फेसेस दिखाई देते हैं। अगर 4 के अपोजिट 3 है तो हमें 3 दिखाई नहीं देना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। तो ये कौन सा डाइस हो गया? हमारा जनरल। अगर हमें जो स्टैंडर्ड डाइस में रियल में अपोजिट फेसेस होते हैं वो हमें नहीं दिखाई देते हैं तो वो एक स्टैंडर्ड डाइस होगा। जैसे कि इस डाइस में 1 के अपोजिट हमारा कौन सा फेस होता है? 6, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये एक स्टैंडर्ड डाइस हो सकता है। 2 के अपोजिट हमारा कौन सा फेस होता है? 5, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये हमारा डाइस स्टैंडर्ड हो सकता है। 3 के अपोजिट हमारा कौन सा फेस होता है? हमारा फेस होता है 4, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक स्टैंडर्ड डाइस हो सकता है। तो हमारी तीनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। तो इसी तरह हम कोई भी हमें क्वेश्चन दिया गया हो, हम उसको देखकर ही पहचान सकते हैं डाइस को कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस है या फिर नहीं। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि हमसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमसे क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछा जाएगा कि एक डाइस की हमको 2 सिचुएशंस दी गई होगी। ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन है और ये हमारी सेकंड सिचुएशन है, लेकिन ये सिचुएशन सिर्फ एक ही डाइस की है। तो हमसे पूछा जाएगा कि 1 के अपोजिट कौन सी सतह होगी, 2 के अपोजिट कौन सी सतह होगी और 3 के अपोजिट कौन सी सतह होगी। तो इस बात का हम पता कैसे लगाएंगे? तो हमें क्या देखना है कि इन दोनों डाइस में क्या कॉमन है। तो इन दोनों डाइस में हमें दिख रहा है कि जो 3 नंबर वाली ये डिजिट है ये कॉमन है दोनों के अंदर। तो हम यहां से क्या करेंगे, हमको क्लॉकवाइज घूमना है। क्लॉकवाइज का मतलब ऊपर घूमना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिस तरीके से घड़ी घूमती है। तो इससे हमें पता चलता है यहाँ पर पहले डाइस में हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो पहले 1 आता है
और यहाँ पर क्लॉकवाइज आते हैं तो पहले 4 आता है, तो 1 के अपोजिट हमारी कौन सी सतह है, इसका मतलब 4। उसके बाद हम आगे क्लॉकवाइज घूमेंगे, पहले 1 पर घूमे, उसके बाद घूमकर कहां पे आएंगे 5 पर, तो 5 के अपोजिट हमारी यहाँ पर कौन सी सतह है, आगे क्लॉकवाइज घूमने पर 2, तो 5 के अपोजिट हमने 2 लिख दिया है। तो बच गई कौन सी सतह, 6, तो बच गई 6। तो इससे हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि 1 के अपोजिट 4 है, 2 के अपोजिट 5 है और 3 के अपोजिट 6 है। तो इसी तरह क्वेश्चन कुछ इस तरह भी पूछा जा सकता है, जैसे कि एक डाइस हमें दे दिया जाएगा, एक डाइस हमें दे दिया जाएगा कि ये इस डाइस की 2 सिचुएशंस है, उससे हमने पता कर लिया कि 1 के अपोजिट 4 होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा और 3 के अपोजिट 6 होगा, और हमको यहाँ पर 3, 2 और एक क्वेश्चन मार्क भरने के लिए हमको दे दिया जाएगा कि इस डाइस से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो हमें पता है 3 के अपोजिट 6 है, तो 6 तो नहीं आ सकता बिल्कुल भी, और 2 के अपोजिट 5 है और 5 भी नहीं आ सकता। आ सकता है तो इनमें से क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा या फिर 4 आएगा। तो हमारा ऑप्शन 1 या 4 में से जो भी होगा हम उस पर निशान लगा देंगे, या फिर किसी ऑप्शन में 1 और 4 इस तरीके से मिलेंगे कि या तो 1 है या फिर 4 है या फिर कोमा लगाकर मिलेंगे, तो उस ऑप्शन को हम ठीक लगा देंगे। तो आइए हम अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसे पूछा जा सकता है कि ये 2 डाइस दिए गए हैं और एक ही डाइस की ये 2 सिचुएशंस है, ये पहली सिचुएशन है और ये दूसरी सिचुएशन है। तो हमें पूछा होगा कि 4 के अपोजिट कौन सा फेस होगा, 6 के अपोजिट कौन सा फेस होगा, 3 के अपोजिट, 2 के अपोजिट, 1 के अपोजिट या फिर 5 के अपोजिट। तो आइए हम देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे निकालते हैं। तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि दोनों डाइस में एक चीज कॉमन थी, लेकिन इस डाइस में हमारी 2 चीजें कॉमन है, एक तो 3 और एक 2, दोनों डाइस में कॉमन है। तो जो कॉमन है दोनों चीजें उनको हम अलग रख लेंगे, और जो बच गई चीज 4 वो आपस में अपोजिट होगा, 4 और 6 आपस में एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो 4 के अपोजिट है, यहां से हमें पता चल गया कि क्या होगा 6। 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट 3 नहीं हो सकता, 4 और 6 नहीं हो सकता, तो 2 के अपोजिट या तो फिर 1 होगा या फिर 5 होगा। ऐसे ही 3 के अपोजिट या तो फिर 1 होगा या फिर 5 होगा। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए 4 के अपोजिट क्या होगा, तो हम क्या आंसर देंगे कि 6 होगा। 6 के अपोजिट पूछा जाए तो हमारा आंसर होगा कि 4 होगा। हमसे 3 के अपोजिट पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर क्या होगा, या तो 1 होगा या फिर 5 होगा, और 2 के अपोजिट पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर क्या होगा, या तो 1 होगा या फिर 5 होगा। तो अगले क्वेश्चन में हमसे कुछ ऐसे ही पूछा जा सकता है कि हमको एक ओपन डाइस दे दिया जाएगा और उससे हमें पता करना होगा कि किस फेस के अपोजिट कौन सा फेस होगा। तो हम ओपन डाइस अगर हमको दिया हो का मतलब है कि एक डाइस को हमको खोल के दिया हो, तो उसके हम अपोजिट फेसेस का कैसे पता करेंगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने एक ओपन डाइस यहाँ पर बना लिया, उसके हमने 6 फेसेस बना लिए इस तरीके से, नम काउंटिंग दे दी उस पर 1 2 3 4 5 और 6। इससे हमें पता चल करना होगा कि कौन से फेस के अपोजिट कौन सा फेस होगा। तो इससे हमें कैसे पता करना है कि ये कौन सा बॉक्स है, फर्स्ट बॉक्स, अगले वाला बॉक्स सेकंड, ये वाला थर्ड और ये वाला फोर्थ। तो हमें इस रूल को याद रखना है कि पहले बॉक्स के अपोजिट थर्ड वाला बॉक्स होगा, फर्स्ट बॉक्स के अपोजिट होगा सेकंड, जो ये 1 के अपोजिट क्या होगा हमारा 2, पहले बॉक्स के अपोजिट थर्ड वाला बॉक्स, जो सेकंड वाला बॉक्स है उसके अपोजिट हमारा फोर्थ वाला बॉक्स होगा, तो 4 के अपोजिट हमारा होगा 5। जो बच गए वो आपस में अपोजिट हो गया, क्या बच गया 6 और 3 वो है आपस में अपोजिट होंगे। या फिर ऐसे अगर हम काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 1 के अपोजिट थर्ड वाला बॉक्स होगा, तो 6 के अपोजिट हमारा कौन सा बॉक्स आया यहाँ से 3। तो इससे हमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 4 6 3 5 और 2 इनके अपोजिट में कौन से फेसेस होंगे। या फिर हमको एक डाइस दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इस ओपन डाइस का यूज करके हम कौन सा डाइस बना सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख लिया 4 1 6 5 2 एंड 1। ये हमने 2 एग्जांपल्स ले लिए हैं। तो पहले एग्जांपल में देखिए 6 के अपोजिट 3 है, तो ये हमें नहीं दिख रहा, तो ये बन सकता है।
4 के अपोजिट 5 है जो कि हमें नहीं दिख रहा, तो ये बन सकता है। और 1 के अपोजिट 2 है जो कि हमें नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा डाइस इस डाइस को बंद करने के बाद आ सकता है। लेकिन ये बी वाला डाइस है जो हमारा, इसमें 2 और 1, 2 के अपोजिट 1 है और ये हमारा साथ साथ दिख रहा है, तो इस डाइस को अगर हम बंद करते हैं तो हमारी ये वाला डाइस नहीं दिख सकता है, तो हमारा पहला आंसर ठीक हो जाएगा। तो आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे कुछ ऐसे पूछा जा सकता है कि ये एक बड़ा क्यूब है और इसको काटकर कुछ छोटे छोटे क्यूब्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। जैसे कि इसको क्वेश्चन में दिया गया होगा कि इसको 3 बार काटा गया दोनों तरफ से, तो इसको हमने एक तरफ से 3 बार काट लिया है और दोनों तरफ से काटा गया है, तो दूसरी तरफ से भी हम इसको काटते हैं। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि इसको काटने के बाद हमारे कितने छोटे छोटे क्यूब्स बनेंगे, हमको नंबर ऑफ क्यूब्स बताना होगा। नंबर ऑफ क्यूब्स, इस बड़े क्यूब्स को 3 बार ऐसे और 3 बार ऐसे काटने पर हमारे कितने छोटे छोटे क्यूब्स बनेंगे। तो हमको कैसे बताएंगे कि कितने छोटे छोटे क्यूब्स बनेंगे, तो हम इस पर काउंटिंग लिख लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इस पर हमने काउंटिंग लिख ली है, तो इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4, जो हमारे यहाँ पर 4 खाने बन गए हैं। तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 4, क्योंकि इधर भी 4 खाने, इधर भी 4 खाने, ऊपर भी, इधर भी, हम किसी भी तरह से इसको काउंट करते हैं तो हमारे 4 खाने बन जाएंगे। तो इसका हमें नंबर ऑफ क्यूब निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, n का क्यूब, जितने हमारे जो ये बॉक्सेस बने हैं इनका क्यूब। तो हमारे एक रो में 4 बॉक्सेस बने हैं और अगर हम इनका क्यूब करते हैं, 4 का क्यूब हमारा 64 यानी कि 64 होगा। तो हमारे इससे 64 छोटे छोटे क्यूब्स बन जाएंगे। इसको हम प्रैक्टिकली भी कर देख सकते हैं, जैसे कि ये हमारी पहली ऊपर वाली सीरीज है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। हम पहली सीरीज में गिन लेते हैं कि कितने क्यूब होंगे। ये हमारा फर्स्ट क्यूब, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये हमारे 4 क्यूब हो गए हैं यहाँ पर, 4 यहाँ पर 8, 4 यहाँ पर 12 और 4 ऊपर 16। तो हमको पता चल गया है जो हमारी पहली वाली ऊपर वाली सीरीज है उसमें 16 क्यूब है, तो उससे सेकंड वाली पे भी 16 होंगे, थर्ड वाली पे भी 16 और फोर्थ वाली पे भी 16। तो 16 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे 64 क्यूब्स आएंगे। तो हम इसको ऐसे प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं। या फिर हमसे क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाएगा कि अगर इस क्यूब को काटने से पहले इसके ऊपर, पूरे के ऊपर ब्लैक या रेड कलर से पेंट कर दिया जाए, इसके पूरे के ऊपर से ब्लैक या रेड कलर से पेंट कर दिया जाए। पेंट करने के बाद हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ऐसे इन छोटे क्यूब्स में से हमारे टोटल 64 छोटे क्यूब्स बने हैं, तो इनमें से ऐसे क्यूब्स कितने होंगे जिनके ऊपर तीन फेसेस जिनके रेड कलर हो। तो ये कॉर्नर वाले फेसेस हैं हमारे 1 2 3, इसको हम ऐसे निकालेंगे तो हमारे इसके 3 फेसेस कलर्ड होंगे और 3 फेसेस अंदर से अनकलर्ड होंगे। तो ऐसे ही जितने भी 8 कॉर्नर्स हैं उन 8 कॉर्नर्स पर हमारे 3 फेसेस कलर वाले होंगे। तो 3 फेसेस कलर हमेशा कितने होंगे, 8 डाइसेस हमारे ऐसे होंगे जिनके 3 फेसेस कलर्ड होंगे। और हमसे दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाएगा कि 2 फेसेस कलर्ड वाले हमारे कितने बॉक्सेस होंगी। जो ये 2 फेसेस कलर्ड है, जैसे कि ये बॉक्स है, ये दोनों फेसेस से कलर्ड है और ये वाला बॉक्स भी हमारा दोनों फेसेस से कलर्ड है। तो इनका कैसे पता लगाएंगे हम, तो जो हमें पता है कि इसका फॉर्मूला हमारा n-2 मल्टीप्लाई बाय 12, n-2 मल्टीप्लाई बाय 12। तो हमने n-2 को 12 से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि हमारा हर एक जो ये है एज है, इस पर 2 क्यूब है और हमारे टोटल एजेस कितने हैं, 12। तो हमने हमारा फॉर्मूला यहां से आ गया n-2 मल्टीप्लाई 12। तो n की वैल्यू हमारी कितनी है, तो ये नंबर ऑफ ब्लैंक्स बनते हैं। तो n की वैल्यू हमारी 4 में से हमने 2 को घटाया और उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा क्या आया, 24
क्यूब्स ऐसे होंगे जो कि दो साइड से पेंटेड होंगे। और अगला क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाएगा कि वन साइड पेंटेड ऐसे कितने क्यूब्स है जिनकी वन साइड पेंटेड होगी। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन को निकालने का हमारा फॉर्मूला है n-2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6। n-2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6। तो n की वैल्यू हमारी कितनी है 4 में से हम 2 घटाएंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 6 कितना आएगा 24। और अगर हमसे जीरो फेसिस पेंटेड पूछ लिए जाए तो उसका हमारा फॉर्मूला है n-2 का क्यूब जीरो फेसिस कलर्ड। हमारा फॉर्मूला है n-2 का क्यूब। तो n की वैल्यू हमारी कितनी है 4, 1 2 3 4। n की वैल्यू हमारी 4 माइनस 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8। तो 8 क्यूब्स हमारे ऐसे होंगे जिसके जीरो फेस कलर्ड होंगे, 24 ऐसे होंगे जिसके एक फेस कलर्ड होगा, 24 ऐसे होंगे जिसके 2 फेस कलर्ड होंगे और 8 ऐसे होंगे जिसके 3 फेसेस कलर्ड होंगे। तो टोटल हमारे 64 क्यूब्स आ गए हैं। इसको हम प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं, जैसे कि हमको पता है कि 8 कॉर्नर पर 3 फेसेस कलर्ड होंगे और जो ये एजेस होते हैं 2 फेसेस कलर्ड वाले, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। तो हमारे सामने वाले फेस से कितने आ गए 8 हमारे बैक वाले फेस से आ जाएंगे। टोटल हो गए 60। बच गए कौन से, जो ये मिडिल वाले 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। एक साइड में 4 बच गए, 16 प्लस 4 20 और 4 हमारी सेकंड साइड में ऊपर और नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे। तो हमारे टोटल कितने हो गए 24। तो हम इनको प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं। और वन फेसिस का जो ये हमारा इधर वाले हैं, जो ये बीच के हैं, इनके हमेशा वन फेसिस कलर्ड होंगे। तो एक फेस पे हमारे कितने हैं 4, एक फेस पे हमारे 4 है और हमारे फेसेस टोटल कितने होते हैं 6। तो 4 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 24 ऐसे क्यूब्स आ गए जिनके वन फेसेस कलर्ड होंगे। और बाकी के जो भी बच गए 64 में से 3 फेसेस, 2 फेसेस और 1 फेसेस को अगर आप घटा देंगे तो हमारे 0 फेसेस कलर्ड आ जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल नौजवान भारत एकेडमी के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।